Dear students, नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की सीरीज़ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में तीन सिस्टम जो हैं, सबसे पहला था ट्रिवियल सिस्टम, जिसको हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद विडमेन नोमेनक्लेचर, हेंस विडमेन नोमेनक्लेचर, जो कि सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर भी कहलाता, उसको भी हम पढ़ चुके हैं। उसके अंतर्गत हमने मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज हम नया सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के बारे में। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर इस पर बेस्ड है कि जो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ये सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं वो किसी कार्बोसाइक्लिक यौगिक के डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसके अंदर एक कार्बन या दो कार्बन या तीन कार्बन जो भी उसकी स्थिति होती है, उसके जगह कोई विषम परमाणु या हेट्रोएटम जुड़ा हुआ होता है। तो चूँकि यह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड माने जाते हैं भाई कि ये कार्बोसाइक्लिक यौगिकों के व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव्स हैं, इसलिए इन रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में इनके जो नामकरण के जो नियम हैं वह बिल्कुल कार्बोसाइक्लिक यौगिकों की भांति ही होते हैं। मीन्स दीज आर सिमिलर टू दी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके रूल दिए गए हैं। जनरली ये जो नोमेनक्लेचर है, रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर, यह ऐसे हेट्रोसाइक्लिक यौगिकों के लिए यूज़ किया जाता है जिनमें अनयूजुअल हेट्रोएटम हो, या वो स्पाइरो कंपाउंड्स हैं, या वो ब्रिज हेड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम हों। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के अंतर्गत हम जिन 5 डिफरेंट कैटेगरीज का अध्ययन करेंगे या स्टडी करेंगे, उसके अंदर मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइकल्स, जो कि एकल चक्रीय विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। उसके बाद फ्यूज्ड हेट्रोसाइकल्स, जिसके अंदर एक से ज़्यादा हेट्रोसाइक्लिक यौगिक आपस में फ्यूज्ड रहते हैं, जिनमें दोनों ही रिंग या 3 रिंग के अंदर हेट्रोएटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद तीसरा है स्पाइरो हेट्रोसाइकल्स, जो स्पाइरो यौगिक कहलाते हैं। इस प्रकार के यौगिकों में अगर विषम परमाणु हैं तो उन्हें हम स्पाइरो हेट्रोसाइकल्स कहते हैं। इसी तरह चौथा है ब्रिज हेट्रोसाइकल्स, जिसके अंदर मान लीजिए ब्रिज कोई इस पोजीशन पे कोई एटम जुड़ा हुआ है, ऐसे यौगिकों में अगर विषम परमाणु उपस्थित हैं तो उनका नामकरण कैसे होगा, रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के आधार पर। और अंत में है हेट्रोसाइक्लिक रिंग असेंबलीज। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइकल्स के रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के बारे में। हेंस विडमेन नोमेनक्लेचर जो हमने विस्तार से पढ़ा था, उसके अंदर सबसे पहले हमने ये ध्यान रखा था कि जितने भी हेट्रोएटम्स प्रेजेंट होते हैं विषम चक्रीय यौगिकों में, उनके हेट्रोएटम्स के हमने प्रीफिक्स के रूप में कुछ नाम यूज़ किए थे। वही नाम इस नोमेनक्लेचर में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर फिर काम में आएंगे। तो उसको हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें कि अगर मान लीजिए विषम चक्रीय यौगिक में ऑक्सीजन उपस्थित है विषम परमाणु के रूप में, तो प्रीफिक्स ऑक्सा काम में लिया जाता है। सल्फर अगर उपस्थित है तो उसके लिए हम थाया काम में लेते हैं। सेलेनियम के लिए सेलेना, अगर टेलुरियम उपस्थित है तो टेलुरा। नाइट्रोजन के लिए हम एजा, फास्फोरस के लिए फॉस्फा प्रीफिक्स काम में लिया जाता है। आर्सेनिक के लिए आर्सा, एंटीमनी के लिए स्टीवा, बिस्मथ के लिए बिस्मा, सिलिकॉन के लिए सिला, जर्मेनियम के लिए जर्मा, टिन के लिए स्टेना, लेड के लिए प्लम्बा और बोरॉन के लिए बोरा। और यही जो सीक्वेंस है, यही उसका प्रेफरेंस ऑर्डर भी होता है, जो कि हम विस्तार से पहले पढ़ चुके हैं। क्योंकि हम इसको पुनः आज काम में लेंगे तो एक बार पुनः नज़र डालना ज़रूरी था। मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइकल्स के अंदर जैसा कि हम बात कर रहे थे कि रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के अंतर्गत हम जितने भी हेट्रोसाइकल्स यौगिक होते हैं उनको हम ये मान के चलते हैं कि वह कार्बोसाइक्लिक यौगिकों के व्युत्पन्न है या डेरिवेटिव्स हैं। तो ऐसे यौगिकों का नामकरण करने के दौरान
सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं उसके अंदर जो भी हेटेरो एटम उपस्थित है उस हेटेरो एटम को हम या तो CH2 से या CH से या C से मीन्स के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं और उसके बाद ये देख लेते हैं कि वो किस प्रकार का कार्बोसाइक्लिक यौगिक है। अगर हम CH2 से रिप्लेस करते हैं या CH से करते हैं या C से करते हैं, इट डिपेंड्स कि उसके अंदर कौन सी वैलेंसी के हिसाब से कौन सा रिप्लेसमेंट होना है। तो पहले हम उसको CH2, CH या C से रिप्लेस करके उस रिंग का कौन सा कार्बोसाइक्लिक रिंग वो बन रही है उसको हम निर्धारित कर लेते हैं और उस कार्बोसाइक्लिक रिंग का नाम क्या होगा सबसे पहले हम वो देखते हैं। उसके बाद उसमें जो भी हेटेरो एटम प्रेजेंट है उसका प्रीफिक्स जो है वो, जैसा कि अभी हमने टेबल देखी थी जिसके अंदर अलग अलग हेटेरो एटम्स के लिए प्रीफिक्सेस लिखे थे, जैसे नाइट्रोजन के लिए एजा, सल्फर के लिए थाया, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा वगैरह वगैरह। तो उस हेटेरो एटम का प्रीफिक्स जो भी होगा उस प्रीफिक्स को हम सबसे पहले ध्यान रख लेते हैं। तो दो काम हुए। सबसे पहला तो जो भी विषम चक्रीय यौगिक है उसका हेटेरो एटम को हम रिप्लेस कर देते हैं उपयुक्त CH2, CH या C के द्वारा, और कौन सी कार्बोसाइक्लिक रिंग बन रही है उस कार्बोसाइक्लिक रिंग का निर्धारण कर लेते हैं। उसके बाद जो भी हेटेरो एटम प्रेजेंट है उस हेटेरो एटम का प्रीफिक्स क्या होगा वो हम डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन जैसा कि अभी हमने पहले टेबल में पढ़ा था, वापस दिखाना चाहूँगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सेलोरियम जो भी है सबकी प्रीफिक्स के अंत में ऑक्सा के अंदर A, थाया के अंदर A, मतलब सब में अंत में A आ रहा है। बोरा, प्लम्बा, स्टेना, चरमा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चूँकि जितने भी हेटेरो एटम्स हैं उन सब का जो है प्रीफिक्स एंड हो रहा है A से, तो इस तरह से इसको रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर को हम A नोमेनक्लेचर भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले जो नाम लिखने का तरीका है तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि द पोजीशन एंड द प्रीफिक्स फॉर ईच हेटेरो एटम्स आर प्लेस्ड बिफोर द नेम ऑफ द करस्पॉन्डिंग कार्बोसाइक्लिक सिस्टम। तो जो भी हमने कार्बोसाइक्लिक रिंग का निर्धारण किया था उस कार्बोसाइक्लिक रिंग के नाम के आगे प्रीफिक्स के रूप में उस हेटेरो एटम का प्रीफिक्स लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ हम उदाहरण देख रहे हैं, पहला उदाहरण है ऑक्सासाइक्लोप्रोपेन का। जैसा कि नाम से है, यदि हम ऑक्सीजन को यहाँ अनुपस्थित मान के चलते हैं तो यहाँ हमें CH2 लगाना पड़ेगा, और CH2 लगाने के बाद में जो कार्बोक्साइक्लिक रिंग हमारे सामने आएगी वो होगा 3 सदस्यीय एलिसाइक्लिक यौगिक, दैट इज़ साइक्लोप्रोपेन। तो चूंकि ये साइक्लोप्रोपेन का डेरिवेटिव मान के चलते हैं इसके अंदर और ऑक्सीजन इसमें हेटेरो एटम के रूप में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के हिसाब से नाम होगा ऑक्सासाइक्लोप्रोपेन। दूसरा उदाहरण इसी से मिलता जुलता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की जगह यदि हम CH2 लगा देते हैं तो यहाँ पर यह साइक्लोब्यूटेन वलय बन जाती है। कार्बोसाइक्लिक यौगिक का डेरिवेटिव इसको माना गया है ऑक्सासाइक्लोब्यूटेन को। क्यों? और ऑक्सीजन यहाँ पर हेटेरो एटम के रूप में उपस्थित है, इसलिए ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा प्रीफिक्स काम में लेते हुए इसका नाम हो जाएगा ऑक्सासाइक्लोब्यूटेन। तो जैसा कि हमने बताया, वापस इसको देख लेते हैं कि विषम परमाणु जो भी है उसका प्रीफिक्स ऑक्सा, सल्फा, ऑक्सा, थाया, एजा जो भी है वो लिखने के बाद में जो भी रिंग का साइज़ है या रिंग का नाम कार्बोसाइक्लिक सिस्टम के हिसाब से आ रहा है उस रिंग का नाम लिख दिया जाता है, ये मानते हुए कि वहाँ पर हेटेरो एटम अनुपस्थित है। तो ये उदाहरण है आपके सामने जिसके अंदर 5 सदस्यीय वलय है। अगर सल्फर को अनुपस्थित मानते हैं, CH2 से रिप्लेस कर देते हैं तो यह साइक्लोपेंटेन वलय हो जाती है। और चूंकि इसमें सल्फर उपस्थित है विषम परमाणु के रूप में, इसलिए सल्फर के लिए हम थाया प्रीफिक्स काम में लेते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाता है थाया साइक्लोपेंटेन। दूसरा यहाँ चौथा उदाहरण आपके सामने है। इसके अंदर हम 6 सदस्यीय वलय देख रहे हैं और ऑक्सीजन विषम परमाणु के रूप में है। ऑक्सीजन को यदि हम अनुपस्थित मान के CH2 से रिप्लेस कर देते हैं तो यह हमारे पास में जो कंपाउंड बनता है कार्बोसाइक्लिक सिस्टम का, यह हो जाता है साइक्लोहेक्सा 2,5-डाइईन, जिसके अंदर नंबर 2 और नंबर 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स
दिख रहे हैं। तो साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइईन तो कार्बोसाइक्लिक सिस्टम हो गया। अब यदि इसमें ऑक्सीजन हेटेरोएटम के रूप में जुड़ा हुआ है तो उसके लिए हम ऑक्सा प्रीफिक्स काम में लेते हैं। तो इसका पूरा नाम हो जाता है रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के हिसाब से ऑक्सा साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइईन। इसी क्रम के अनुसार जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, एक से ज़्यादा अगर विषम परमाणु उपस्थित हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं 2 नाइट्रोजन उपस्थित हैं, तो उसकी स्थिति हमें बतानी है। साथ में उसकी संख्या बताने के लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा इस प्रकार के प्रीफिक्स यूज़ करते हैं एजा या सल्फा या जो भी हेटेरोएटम है उसके हेटेरोएटम से पहले। तो यहाँ हम सिर्फ एजा काम में नहीं लेंगे प्रीफिक्स के रूप में, बल्कि डाई एजा प्रीफिक्स के रूप में काम में लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 नाइट्रोजन हेटेरोएटम के रूप में उपस्थित हैं और इनके रिलेटिव पोजीशन यहाँ से नंबर 1 नंबरिंग, ये 2, नंबर 3, इधर 4, यहाँ पे 5। तो इस तरह से 1 और 3 पोजीशन पे 2 नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित हैं, इसलिए इसका पूरा नाम हो जाएगा 1,3 डाइएजा। और नाइट्रोजन को अनुपस्थित मानते हुए अगर हम यहाँ पे CH से रिप्लेस करते हैं और यहाँ CH2 से रिप्लेस करते हैं तो यह पूरा यौगिक साइक्लोपेंटाडाइईन है। तो साइक्लोपेंटा 2,4 डाइईन। तो इस तरह से इसका पूरा नाम हो जाएगा, सही नाम रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के हिसाब से 1,3 डाइएजा साइक्लोपेंटा 2,4 डाइईन। The replacement names derived from benzenes are retained only if 3 double bonds are present. जैसे कि हम यहाँ उदाहरण भी देख रहे हैं कि रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के अंदर ऐसे यौगिक जो कि बेंजीन से समानता रखते हैं, जिनके अंदर 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर उपस्थित हैं और उसके अंदर अगर हेटेरोएटम भी उपस्थित है, तो ये मान के चलते हैं कि यह बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, ये सभी के सभी बेंजीन के व्युत्पन्न हैं। तो इस प्रकार के यौगिकों में नामकरण करते समय हम बेंजीन को हमेशा लिखेंगे प्रीफिक्स के रूप सफिक्स के रूप में, और उससे पहले जो भी हेटेरोएटम उपस्थित है उसको या उसका प्रीफिक्स जो भी है, जैसे नाइट्रोजन के लिए एजा, सल्फर के लिए था, सिलिकॉन के लिए हम सिला, फास्फोरस के लिए फॉस्फा, बिस्मुथ के लिए हम बिस्मा काम में ले रहे हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हेटेरोएटम का प्रीफिक्स और उसके बाद बेंजीन लिख के इस प्रकार से उसका नामकरण किया जाता है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, ये कहलाता है एजा बेंजीन। उसके बाद नंबर 1 और 4 पोजीशन इस दूसरे उदाहरण में 2 हेटेरोएटम है नाइट्रोजन, तो इस तरह से 1,4 डाइएजा बेंजीन यह हो जाता है। तीसरे उदाहरण में हम यहाँ देख रहे हैं सिलिकॉन है, वह हेटेरोएटम के रूप में उपस्थित है। सिलिकॉन के लिए प्रीफिक्स होता है सिला, तो इसलिए इसका नाम है सिला बेंजीन। यहाँ हम देख रहे हैं फास्फोरस है, इसलिए फास्फोरस के लिए फॉस्फा है वो प्रीफिक्स के रूप में काम आता है, इसलिए ये हो जाता है फॉस्फोबेंजीन, ये बिस्मा बेंजीन। लेकिन अगर ऐसे यौगिक हैं जिसके अंदर बेंजीन की तरह 3 डबल बॉन्ड्स उपस्थित अगर नहीं हैं, तो ऐसे यौगिकों के अंदर हम उसको बेंजीन जो है वह सफिक्स के रूप में काम में नहीं लेंगे, बल्कि ईन, अगर 1 डबल बॉन्ड है तो ईन, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइईन, इस प्रकार हम वर्ड काम में लेते हैं। जैसा कि हम आगे और देखेंगे उदाहरण के अंदर। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि इस प्रकार के यौगिक जिसमें डबल बॉन्ड्स हैं और बेंजीन तरह का सिस्टम नहीं है, न ही वो पूर्ण रूप से संतृप्त हैं, तो डाइईन या नॉर्मल ईन जो हम काम में लेंगे डबल बॉन्ड्स के लिए, तो उससे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि इनकी नंबरिंग के अंदर किस प्रकार का हम सिस्टम या प्रेफरेंस फॉलो करते हैं। तो नंबरिंग या उसका सिस्टम जो भी है उसके अंदर प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहता है, उसको हम देखना चाहेंगे कि सबसे पहले नंबरिंग के अंदर जो भी हेटेरोएटम प्रेजेंट है, विषम परमाणु उपस्थित है, उसको सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है। और अगर एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित हैं तो ऐसे स्थिति के अंदर, जैसा कि हमने सबसे पहले टेबल में देखा था जिसके अंदर हमने प्रीफिक्सेस के नाम
देखे थे कि कौन से एटम के लिए, हेटेरो एटम के लिए क्या प्रीफिक्स काम मिलेंगे, तो उस प्रीफिक्स की जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस उनका प्रेफरेंस ऑर्डर भी होता है। तो अगर एक से अधिक हेटेरो एटम उपस्थित हैं तो ऐसे स्थिति के अंदर जिसका वरीयता क्रम में पहले नंबर है उसको हम वरीयता देंगे यहाँ पर, और दूसरे हेटेरो एटम को उसी टेबल के अनुसार बाद में वरीयता दी जाती है। तो कहने का मतलब ये कि हेटेरो एटम्स की प्रेफरेंस सबसे पहले रहती है। उसके बाद नंबर आता है मल्टीपल बॉन्ड्स का। जैसा कि हम यहाँ जितने भी उदाहरण देख रहे हैं सभी के अंदर कहीं पे भी बेंजीन की तरह 3 डबल बॉन्ड आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं दो, सभी में 2-2 डबल बॉन्ड्स हैं। तो थर्ड प्रेफरेंस हो जाती है मल्टीपल बॉन्ड्स की। और चौथी प्रेफरेंस जो है वह है कि सब्स्टिट्यूएंट्स की। मान लीजिए इन यौगिकों में कहीं किसी स्थिति पे कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, कोई एल्काइल समूह है या कोई दूसरा समूह जुड़ा हुआ है, तो उसकी प्रेफरेंस सबसे लास्ट में दी जाती है। और अगर एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, तो अगर वहाँ पे इस प्रकार की कोई चॉइस है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उनका नामकरण किया जाता है। ये प्रेफरेंस ऑर्डर हमारा था। इस आधार पर हम इन उदाहरणों को डिस्कस करते हुए हम आसानी से समझेंगे कि किस प्रकार से रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में मोनोसाइक्लिक यौगिकों का नामकरण होता है। जैसा इस पहले उदाहरण के अंदर हम यहाँ देख रहे हैं, इस 5 सदस्यीय हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड है उसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 2 हेटेरो एटम उपस्थित हैं। जो टेबल हमने सबसे पहले देखी थी उसके अनुसार ऑक्सीजन को प्रेफरेंस यहाँ पर पहले मिलेगी, नाइट्रोजन को बाद में मिलेगी। तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा प्रीफिक्स काम आएगा और नाइट्रोजन के लिए एजा प्रीफिक्स जो है वह काम में आएगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे तो है ऑक्सीजन, 1 ऑक्सा। नंबर 3 पोजीशन पे आ गया है एजा, तो नाम हो गया 1 ऑक्सा 3 एजा। उसके बाद ये मानते हुए कि दोनों विषम परमाणु अनुपस्थित हैं, तो अनुपस्थित करके और वहाँ पर उपयुक्त कार्बन या CH2 या CH के द्वारा इसको रिप्लेस करने पर जो भी कार्बोसाइक्लिक रिंग बनती है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं कार्बन से या CH से या CH2 से, जैसा कि स्थिति है, तो हमारे पास में कार्बोसाइक्लिक वलय जो बनती है वह होती है साइक्लोपेंटा 2,4 डाइईन। तो साइक्लोपेंटा डाइईन का जो वलय है, इस वलय में यहाँ 2 हेटेरो एटम उपस्थित हैं। तो ये मानते हुए तो दोनों हेटेरो एटम्स का नाम और उसकी पोजीशन देते हुए पहले प्रीफिक्स लिख दिया 1 ऑक्सा 3 एजा। उसके बाद इस कार्बोसाइक्लिक वलय का नाम साइक्लोपेंटा 2,4 डाइईन। यहाँ हमने नंबर 2 और नंबर 4 पोजीशन पे चूँकि डबल बॉन्ड्स हैं इसलिए इसको हमने 2,4 डाइईन यहाँ पे लिखा है। दूसरा उदाहरण जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं 6 सदस्यीय वलय है। तो 6 सदस्यीय वलय में यदि विषम परमाणुओं को अनुपस्थित मानते हैं तो यह होता है साइक्लोहेक्साडाइईन। साइक्लोहेक्साडाइईन तो हो गया कार्बोसाइक्लिक यौगिक जिसका यह डेरिवेटिव माना जाएगा, जिसके अंदर 2 विषम परमाणु नंबर 1 और नंबर 4 पोजीशन पर हैं, जिनमें से एक सल्फर है। तो सल्फर के लिए हो जाएगा 1 थाया और नाइट्रोजन के लिए होगा एजा। तो नाइट्रोजन और सल्फर में से सल्फर की प्रेफरेंस अधिक है, सल्फर से नंबरिंग स्टार्ट इसलिए की गई है, इसलिए 1 थाया हो गया, नंबर 4 पे हो गया एजा। तो 1 थाया 4 एजा साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइईन, यह इसका सही नामकरण होगा नोमेनक्लेचर, रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के हिसाब से। यह जो उदाहरण हम देख रहे हैं इसके अंदर कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन 3 हेटेरो एटम्स हमको दिखाई दे रहे हैं। सल्फ़र भी है, सिलिकॉन भी है और नाइट्रोजन भी है। तो सल्फ़र के लिए अब इन तीनों में सबसे अधिक वरीयता दी जाती है सल्फ़र को उस टेबल के अनुसार। इतः सल्फ़र से नंबरिंग स्टार्ट होगी और इस दिशा में चलेगी कि दूसरे हेटेरो एटम्स को लोएस्ट नंबर मिले। तो इस तरह से सल्फ़र से स्टार्ट करके सिलिकॉन और उसके बाद चलते हुए क्रम में नंबर नाइट्रोजन तक हम पहुँचे हैं। तो सल्फ़र के बाद सिलिकॉन को 2 और नाइट्रोजन का नंबर 4 पोजीशन मिली है। तो इस तरह से 1 थाया 4 एजा और 2 सिला। यहाँ आप देख रहे हैं कि सल्फ़र के बाद में
नाइट्रोजन की प्रेफरेंस आती है और नाइट्रोजन के बाद में सिलिकॉन की प्रेफरेंस आती है। तो उसी सीक्वेंस, उसी प्रेफरेंस के क्रम में पहले सल्फ़र के लिए थाया, फिर नाइट्रोजन के लिए एजा, उसकी पोजीशन जो भी हो 4, 5, 3 जहाँ भी होगा वो लिखा जाएगा। उसके बाद सिला लिखा गया, सिला, और उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, चूँकि 6 सदस्यीय वलय है। तो ये उदाहरण ऐसा है जिसके अंदर 3 हेटेरोएटम्स हैं और तीनों की प्रेफरेंस और उसकी पोजीशन के आधार पर, तो प्रेफरेंस के आधार पर पोजीशन और उसका प्रीफिक्स लिखते हुए उसका पूरा नाम लिखा जाता है। यह उदाहरण दिख रहा है आपके सामने 1,4-डाईथायासाइक्लोहेक्सा-2,5-डाईईन। इसके अंदर 6 सदस्यीय वलय जिसमें 2 हेटेरोएटम्स हैं और दोनों ही समान है। तो डाई थाया और इनकी रिलेटिव पोजीशन है 1 और 4। इधर से करेंगे तो भी नंबर 4, इधर से करेंगे नंबर 1 और 4, ये रिलेटिव पोजीशन हो गई। तो 1,4-डाईथाया यह हो गया इसका प्रीफिक्स, और उसके बाद साइक्लोहेक्सा-2,5-डाईईन इस कार्बोसाइक्लिक वलय का नाम हमने इस तरह से इसमें लिख दिया। तो यह इस प्रकार से रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के अंदर हमने जो है उसकी प्रेफरेंस, उसका ऑर्डर, किस तरह से उसकी नंबरिंग की जाएगी, यह हमने सारा विस्तार से पढ़ लिया है मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइकल्स के बारे में। इसी को हम आगे बढ़ाते जाएंगे और आगे लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर को, जो कि फ्यूज्ड हेटेरोसाइकल्स, स्पाइरो हेटेरोसाइकल्स, ब्रिज हेटेरोसाइकल्स और हेटेरोसाइक्लिक रिंग असेंबली से संबंधित होगा। थैंक यू।